नीत हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, यदि प्रेरणा आपके अंदर से आती है, यदि आप स्वतः स्फूर्त हैं और प्रेरणा के स्रोत आप स्वयं हैं और आपके जीवन के अपने अनुभव हैं, हम लोग के साथ श्री रंजीत निर्गुणी जी हैं, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, राजनीति में अत्यंत सक्रिय हैं और इनके बारे में एक बात कही जाती है कि लोगों के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। कुछ साल पहले की बात है, सारंजन में एक अगजनी की घटना हुई थी। उस घटना में निर्गुणी जी और फायर वाले दोनों एक साथ पहुंचे थे। इससे इनकी तत्परता का हम प्रमाण देख सकते हैं। इनसे जानेंगे कि इनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का कालक्रम। नमस्कार निर्गुणी जी। धन्यवाद सुमित जी। मैं 2010 से सामाजिक जीवन में हूँ जी। और जब मैं आया था तो कोई ऐसा नक्शा लेकर मैं नहीं आया था एग्जैक्टली मैं इस प्रकार से अपने समाज सेवा को रूप दूंगा। कोई ऐसा बहुत ही राजनीतिक दिमाग में भी बात लेकर नहीं चला था। ये सब एक प्रवाह है। और जब मैं यहाँ आया, कुछ समय यहाँ रहने के बाद, जब मैंने गांव के भ्रमण के बाद यहाँ की बातों को समझने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा प्रथम दृष्टया लगा कि मुझे पंचायती राज से अपने योगदान को शुरू करना चाहिए जी। और इसी क्रम में 2011 में मैंने यहाँ से जिला परिषद का चुनाव लड़ा। वो चुनाव में जीत गया और जिला परिषद के सदस्य होने के नाते मैंने 2-3 चीजों पर मुख्य रूप से फोकस किया था। एक तो यह था कि जो विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था थी, समय पर स्कूल का खुलना, समय पर बंद होना, घंटियों में ठीक से पढ़ाया जाना, उसके अलावा जो पंचायती राज के तहत यहाँ ग्राम सभाओं की संस्कृति नहीं थी, तो हमने यह सुनिश्चित किया कि ग्राम सभा हर जगह लगनी चाहिए और उसमें काफी परिवर्तन भी आया। साथ ही मनरेगा के तहत, यद्यपि मनरेगा में जिला परिषद सदस्य के पास बहुत ज्यादा काम नहीं थे, हमने मनरेगा के तहत मुखिया लोगों के सहयोग से बहुत ज्यादा प्लांटेशन लगवाने का काम किया और इसके इतर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इत्यादि। और फिर रास्ता में जो कुछ भी रास्ते में हमें समस्याएं दिखी या मुद्दे दिखे, उस पर हमने अपना काम माफ कीजिएगा रंजीत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था या आप लोगों के प्रति आपका बहुत ज्यादा प्यार था? जाहिर सी बात है कि मेरे मन में जब यह विषय आया कि मुझे जिला परिषद सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र में योगदान देना है, तो मैंने इस प्रस्ताव को यहाँ की जो मतदाता बंधु हैं उनके बीच रखा और रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव था, इतने ज्यादा जोश से लोग जुड़ते चले गए कि फिर लगा ही नहीं कि कब चुनाव आया, कब चुनाव हम जीत गए। तो यही आपके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखा गया था कि लोग आपके लिए बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करते थे। आप उनके प्यार के प्रति ही आपने ये जिम्मेवारी ली। जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ करने चलते हैं तो ठीक आपके करने की इच्छा तो सबसे आवश्यक ही है, किंतु आप जिन विषयों पर काम करने चलते हैं उससे जुड़े लोग भी यदि उसमें आपको एक सकारात्मक सहयोग करें तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। अब फिर से हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूली शिक्षा दीक्षा वो कहाँ से? देखिए, मैं लंबे समय तक बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ा हूँ और शुरुआत में मैं दरभंगा में था, होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बाद दिल्ली में कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल स्कूल में था। फिर पटना में एन कॉलेज में मैंने मेरा इंटरमीडिएट हुआ। एन कॉलेज बोर्डिंग रोड से, वहां से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया साइंस में और उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उसके बाद ग्रामीण विकास में हमने अपना स्नातकोत्तर किया और इस प्रकार से फिर सिविल सेवा परीक्षा का देना, उसमें असफल होना। उस समय हमने मीडिया के साथ भी वहां दिल्ली में व्यतीत किया बतौर संवाददाता और यूनिसेफ के एजुकेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के क्रम में मुझे कई बार ऐसा लगा कि गांव देहात में लोगों की आवश्यकता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो सामाजिक जो गहरे मुद्दे थे वो मुझे कई बार पिंच करने लगे और वही कारण बना कि सन 2010 में मैंने निर्णय लिया कि मैं अब दिल्ली में न रहकर अपने गांव में रहूंगा और वहां आकर के मैं तय करूंगा कि मुझे अपने अभियान को क्या स्वरूप देना है और रास्ता क्या हुआ वो आप सबको मालूम है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कितना चुनौतीपूर्ण आपकी ये आशाएं थी कि हम राजनीति में कदम रखें?
देखिए, जैसा कि मैंने कहा, एज सच जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, इसके प्रति मेरा प्रारंभिक कोई आकर्षण नहीं था। मैं इसलिए भी वो चुनौतीपूर्ण कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों के फैमिली बैकग्राउंड से ऐसा होता है कि उनके फैमिली में कोई प्रीवियस ईयर या उसी टाइम में कोई रहा हो जिससे उनको बेनिफिट मिलता रहा हो। नहीं, तो ये सब एक फ्लो था, जैसा मैंने बताया, फ्लो बनता चला गया। जब मैं जिला परिषद का सदस्य बना और जो 7 पंचायतों में उभरने वाले मुद्दे थे और जो ग्रास रूट के इश्यूज थे, उसको जब मैंने करीब से देखा, समझा, जाना, और प्रशासनिक क्या पहल होते हैं, प्रशासन में क्यों चीजें रुक जाती है, ब्लॉक लेवल पर जनता को क्या दिक्कत आती है, जिला स्तर पर क्या दिक्कत आती है, तो योजनाओं को हमने जब बारीकी से देखना शुरू किया तो मेरे अंदर यह लगा कि अब शायद क्षेत्र को विस्तार किया जा सकता है। और तब जाकर के सही मायने में हमारे अंदर यह प्रेरणा आई कि मुझे विधानसभा, लोकसभा की तरफ अपने प्रयास को बढ़ाना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने स्कूल्स और पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी, उस पे आपने बहुत ज्यादा काम किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर वर्किंग ऑफ जो होते हैं। देखिए, मेरा प्रारंभिक फोकस जो है वो विद्यालयों पर रहा, और विद्यालय पर इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा मेरा फोकस ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करने पर रहा। और ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो क्लियर कट, सबसे पहले स्कूल के बच्चे, गांव के लोगों की जागृति, और फिर शिक्षक। उनमें हमेशा यह हमारी प्रयास रही कि शिक्षकों से बराबर मिलना। और संकुल की बैठकों में मैं जाया करता था बतौर सदस्य जिला परिषद। संकुल की बैठकों में दरअसल शिक्षक पूरे अनुभव को साझा करते हैं और नई नई चीजों को, नए नए एक्सपेरिमेंट्स को शेयर करते हैं। उस दौरान संकुल के बैठकों के माध्यम से मैं शिक्षकों से जुड़कर उनसे बात भी करता था, और चूंकि मेरा स्वयं भी एजुकेशन कंसल्टेंसी का अपना एक एक्सपीरियंस था तो मैं उसको भी साझा करता था। आपने एशियन देशों का भ्रमण किया है? हाँ, बतौर सदस्य जिला परिषद पूरे दक्षिण एशिया में जो स्थानीय निकाय होते हैं, चाहे पंचायती राज के हों, चाहे नगर निगम, नगर निकाय के हों, तो पंचायती राज अथवा नगर निकायों के जो भी सदस्य हुआ करते हैं देश भर में और पूरे एशियाई देशों के, तो कई बार मेरा ये सौभाग्य रहा, कभी नेपाल में, कभी ढाका में, कभी मंगोलिया में, कभी मलेशिया में, ऐसे देशों में जाकर के जो विभिन्न देशों की जो ग्रास रूट से जुड़ी संस्थाएं हैं, पंचायती राज की हो चाहे नगर निकाय की हो, उनके कार्यशैली, कार्य पद्धतियों पर कुछ सीखना और कुछ अपने अनुभवों को साझा करना। मैं आपसे उस दौरे के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि आपने वहां से एजुकेशन सिस्टम को कैसे समझा, वहां के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति में, दोनों में क्या आपको मूलभूत अंतर लगा? देखिए, एशियाई देशों की यदि हम बात करें, खासकर दक्षिण एशियाई देशों की, तो उसमें बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, नेपाल हो, भारतवर्ष हो, अन्य जो भी आपके देश हैं आसपास में, इसमें बेसिक जो ग्रामीण, क्योंकि हमारा फोकस हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि वैसे आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश है भूटान, लेकिन भूटान की जो स्कूलिंग पद्धतियां हैं, जो उसका पंक्चुअलिटी का पैटर्न है, जो वहाँ हाइजीन पर विद्यालयों के माध्यम से ध्यान और फोकस दिया जाता है, उन चीजों को हमने कोशिश किया कम से कम 5-10 विद्यालय में ला करके यहाँ पर लोगों से साझा करना। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अब भूटान की बात आई गई है तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने भूटान से क्या सीखा? कि नहीं, फार्मिंग को लेकर के मेरा सारा लोकल और इंडिजिनस जो देश के अंदर का ही मेरा अनुभव है। फार्मिंग को लेकर के मैंने धीरे धीरे सीखा चीजों को, और उसमें कोई बाहर का नहीं है। अब आपके राजनीतिक जीवन पे प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। आप सारंजन विधानसभा क्षेत्र की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बिहार की गद्दी के लिए, इसमें आपका आना और आपके सामने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उनके सबसे सहयोगी, उनके साथ आपका सामना होना, ये कितनी बड़ी बात थी? क्योंकि बहुत मायनों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका राजनीतिक से वैसे कोई पुराना संबंध नहीं रहा, लेकिन एकाएक आपका आना, स्ट्रॉन्ग होल्ड से बहुत क्लोजली फाइट करना। देखिए, होता क्या है, मेरी यह समझ है, राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, यदि प्रेरणा आपके अंदर से आती है, यदि आप स्वतः स्फूर्त हैं,
और प्रेरणा के स्रोत आप स्वयं हैं और आपके जीवन के अपने अनुभव हैं, तो फिर आपके लिए ये मायना बिल्कुल भी नहीं रखता है कि सामने कौन खड़ा है, क्योंकि आप किसी और के खिलाफ खड़े नहीं हुए। मैं इस परिभाषा को भी बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक परिपाटी चली आई है कि जब चुनाव की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि फलाना प्रत्याशी फलाने के खिलाफ, फलाना फलाने के खिलाफ, जबकि ऐसा न होता है न होना चाहिए। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे दिमाग में जो एक प्रेरणा है समाज को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के, मैं उन अपने विचारों के समर्थन में चुनाव लड़ता हूं। मैं किसी के विरोध और खिलाफत में चुनाव नहीं लड़ता हूं। नहीं, मैं व्यक्तिगत आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जनरल बताया, जनरली ऐसा होता है, होना ऐसा चाहिए कि ये जो शुरू से एक नेगेटिव भावना की जो राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए चुनौतीपूर्ण की बात कर रहा हूं क्योंकि बाय एंड लार्ज ऐसा देखा जाता है कि लोगों में ये सामने वाला इनके सामने कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए, मैं समझता हूं, देखिए, दो चुनौतियां मुख्य होती हैं अभी की राजनीति में। आज जिस समय में हम लोग बात कर रहे हैं और खास करके बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कास्ट लाइन। हाँ, उस पर बात करेंगे सर। जो कास्ट लाइन के आधार पर जो पार्टियों का बिहार के अंदर एक अपना कैडर वोट होता है कि फलाना कास्ट ज्यादातर वोट इस पार्टी को, फलाना उस पार्टी को, ये एक सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज है कि आप उस बैरियर को तोड़ पाना नामुमकिन तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, देखिए, पिछले कुछ दशकों में राजनीति में धन बल का प्रयोग और धन बल आधारित नेतृत्व दिए जाते हैं। नेता ऊपर होते हैं, उनके नाम पर लोगों को चुनाव लड़वाया जाता है, उनकी अपनी बहुत ज्यादा क्रेडेंशियल नहीं होती है। तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। समझने में को आया था, आपके पास फंडिंग नहीं थी, फिर भी आपने बहुत मजबूती से लड़ा। मैंने पहले ही कहा, मजबूती से लड़ने के लिए पैसों से ज्यादा हौसले की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रैक्टिकली सर पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। आप देखेंगे बहुत सारे, देखिए, आप यदि पैसों की बात करें, ठीक है, मैं मानता हूं धन बल का प्रयोग होता है, बावजूद उसके इस देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां धनबल वाले घुटने टेक देते हैं। आप चले जाइए, छपरा में एक विधायक हुए चोकर बाबा, चोकर बेच के जीवन चलाते थे और उनके सामने बहुत ज्यादा धनवान लोग थे, लेकिन वो चुनाव जीत गए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं। सर, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वे कुछ चुनिंदा बस एग्जाम्पल्स के लिए हैं। ठीक है, तो उदाहरण एक भी है तो है ना। हाँ, ये एक, देखिए, वैसे आप देखेंगे तो पूरे इतिहास और पूरी मानवता को पलट के देखिएगा तो वो कुछ लोग ही, चंद लोग थे जीवन के हर क्षेत्र में जिनका अनुकरण पूरी दुनिया करती है। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अगली बात, आपने जाति प्रथा पे की है। आप ज्यादातर जाति व्यवस्था में नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि आपको इस परिप्रेक्ष्य में कुछ सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने जात को लेके, बिरादरी को लेके ज्यादा वोट कास्ट के लिए आशा करते हैं। जीवन ज्यादातर और कमतर के सिद्धांत पर नहीं चलता है। जीवन में सही क्या है, इस पर विचार करने वालों की संख्या घट गई है। ये कलयुग है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उचित और अनुचित पर विचारना ही छोड़ दें। और जाति प्रथा या जाति व्यवस्था सामाजिक तौर पर एक हद तक फिर भी मान्य हो सकता है, लेकिन जाति आधारित विभेद करना, जातिवाद करना, जाति आधारित वोटिंग करना, इसका खंडन करने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, चाहे उसके परिणाम जब भी आए। आप कैसे देखते हैं रूरल वोट बैंक और अर्बन वोट बैंक में क्या क्या अंतर होती है? जैसे यहाँ तो लोगों को मूलभूत सुविधाएं की जरूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोट जाति आधारित होता है, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा वोट वर्ग आधारित होता है। इसका यह मतलब नहीं कि शहर के क्षेत्रों में क्योंकि ज्यादातर शहर में रहने वाले भी किसी न किसी गांव से ही जाकर के बसे हैं। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वहां पर कास्ट आधारित वोटिंग नहीं होती है ना। ग्रामीण क्षेत्र में
जो है इसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में वर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में कास्ट डोमिनेट करता है, शहर या महानगरों में क्लास डोमिनेट करता है। बावजूद इसके शहरों में भी जातीय अस्मिता, जातीय पहचान खत्म हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बुद्धिमता और बुद्धिजीवी के लिए जाने जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अगर किसी महानगर या ऐसे जगह जहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हों, वहां आपका ज्यादा पॉलिटिक्स उभर पाता? देखिए, पहले ही मैंने कहा, राजनीति मेरे लिए न करियर है न व्यवसाय है। राजनीति एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए मेरे मन में जो समाज के प्रति भावना है, मैं उसको फलीभूत होते देखना चाहता हूं। मैं संभावनाओं की बातें कर रहा हूँ। नहीं, हम इफ बट और संभावना में ज्यादा नहीं जाते, हाइपोथेटिकल बातें हम उतना नहीं करते। ओके, आपने ये कहा कि आप वैसे भी लोगों के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति समर्पित थे। हाँ, थे क्या होता है, हम खेत में मजदूरों के साथ भी रहते हैं, काम करते हैं, खुद भी उनके साथ बैठ करके बात भी करते हैं, हम किसानों के साथ बात करते हैं, हम नौजवानों के साथ, हम बच्चों के साथ विद्यालय में जाके मिलते हैं, बच्चों से पढ़ाई लिखाई पर चर्चा होती है। वो आपके बारे में ये पूरे समाज जानता है कि आप किस तरह समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अगर राजनीति में किन क्षेत्रों में ज्यादातर काम कर सकते हैं? जैसा मैंने पहले बताया, वो आज भी कहता हूँ। हाँ, आज थोड़ा पिछले 15 वर्ष के अनुभव के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र काम के लिए दिखते हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं दिखते थे। अब उसमें 5-6 बातों पर इम्पोर्टेंस अभी भी एडुकेशन नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी भी बच्चों तक पहुंच पाना एक ड्रीम है, वो हो नहीं पा रहा। विद्यालय बच्चे जा रहे हैं, विद्यालय अब शिक्षक भी आ रहे हैं, अब जो है ऑनलाइन शिक्षक अपना हाजिरी दर्ज कर रहे हैं, किंतु शिक्षक कितना पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। आप इंसेंटिव वाइज पेमेंट को कैसे समझते हैं? लाइक कोई अगर टीचर जैसे विज्ञान के शिक्षक हो, अगर उस विद्यालय नहीं, शिक्षक को इंसेंटिव वाइज क्या होता है, ये कोई दुकानदारी थोड़ी ना है। फिर तो उसकी पूरी पढ़ाने की भावना और पैशन जो है वो टीचिंग से ज्यादा बिजनेस पे चला जाएगा। उसको तो अपने कार्य के लिए वेतन मिल ही रहा है ना। और इसके इतर समाज में शिक्षा की तरफ, क्योंकि आपने पूछा किन कार्यों पर, एक हिस्सा है एडुकेशन, उतना ही कोई हिस्सा है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी समस्याएं, किसानों के लिए मार्केट की अनुपलब्धता। उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है सबसे ज्यादा हेल्थ। ये हेल्थ की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी तमाम अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण के बावजूद भी जो ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो उस गांव का, वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कभी भी सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करता है। यह किसी भी सरकार के लिए चुनौती है ना। और इसके तरफ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है। नौजवान देखिए, अभी ग्रामीण नौजवानों के बीच दशा और दिशा जो है उनको जो कंफ्यूजन है करियर को लेकर के, सरकार को मुहिम चला करके काउंसलिंग की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। तमाम ये सारे सेक्टर्स हैं इस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर। शिक्षा पे आपका व्यक्तिगत क्या राय है? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मार्केट कल्चर हम में से हर किसी के दिमाग पर हावी है। और इसमें क्या हुआ है कि आप देखेंगे पिछले वर्षों में मनोरोग की संख्या बहुत बढ़ी है, मनोरोगियों की संख्या बहुत बढ़ी है। आदमी का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला गया है। हर व्यक्ति टेंशन में होने की बात कर रहा है, स्ट्रेस में होने की बात कर रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से बड़े हो रहे बच्चे के दिमाग को ट्रेन करे, जहां वो इतने बड़े एक मार्केट फोर्स के बीच जब वो बड़ा हो रहा है, जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हमारे जीवन में इतना बड़ा भूमिका निभा रही है, जहां वो इंटरनेट इतनी बड़ी भूमिका निभा रही है, इन सभी चीजों से उभरने वाले जो एक माहौल है, उसमें आपका मेंटल बैलेंस कैसे बना रहे, ये आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उस पर फोकस हमको करना चाहिए। 2,
कि कैसे, अभी चूंकि अर्थयुग है, या अर्थयुग तो हमेशा रहा, अभी ज्यादा है, तो स्कूल के बच्चों को उनके औपचारिक शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज से कैसे जोड़ें, ताकि उसकी शिक्षा, उसकी बुद्धिजीविता को तो बढ़ाए ही बढ़ाए, उसके अंदर एक अर्निंग कैपेसिटी और अर्निंग एवेन्यूज का भी निर्माण लगातार कर सके। आपने अर्निंग एवेन्यूज की बात की, मैं बात करता हूँ स्किल डेवलपमेंट। बिहार में वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही वास्ट टर्म है, वो उतना छोटा शब्द नहीं इतना दिखता है। स्किल तो हर किसी के अंदर ही होता है। स्किल को पॉलिश करने की बात आती है, स्किल को डाइवर्सिफाई करने को आज स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। बावजूद उसके पिछले लगभग 15-20 वर्षों से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगातार स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। गांव गांव में आप देख रहे होंगे पिछले दिनों, जैसे अभी कुशल युवा प्रोग्राम चल रहा है, किसी भी ब्लॉक के 5-7 पंचायत का क्लस्टर बना करके वहाँ गांव के जो बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, उनको वो कंप्यूटर भी सिखा रही है, उनको वो भाषा पर काम करना सिखा रही है। तो ये इस प्रयास है, कोई भी परिवर्तन रातों रात तो आता नहीं है, तो उस नाते फोकस है, लेकिन और भी बहुत ज्यादा मतलब पर्टिकुलराइज्ड और मतलब गुणवत्तापूर्ण तरीके से इस पर काम करने की आवश्यकता बनी हुई है। आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इसमें थोड़ा अपलिफ्ट करने की इसको जरूरत है? तो पहले ही कह दिया आपको मैंने, समापन ही वहीं पर किया बात को, कि चीजें हो रही हैं, लेकिन उसका पेस जो है वो इतना स्लो हो गया है। क्योंकि बिहार में एक बात जान लीजिए, बिहार में जो पॉलिटिशियंस हैं और बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो सर्वाधिक रिवॉल्व करती है कास्ट के राउंड। इसलिए आप पाएंगे कि ज्यादातर राजनेता जाति की बात ही करते हुए पाए जाएंगे। चुनाव के नाम पर जब भी चर्चा आएगी तो हम क्या बोलते हैं, फलाना नेता उधर चला जाएगा तो वोट उधर कितना जाएगा, वो नेता उधर जाएगा तो कितना जाएगा। जबकि राजनीति पर चर्चा ये होनी चाहिए, अच्छा ये नेता आएगा तो शिक्षा में ये सुधार आएगा, ये नेता आर्थिक व्यवस्था में ऐसे सुधार ला सकता है, गुणवत्ता को सुधार सकता है, हाँ ये नेता स्वास्थ्य की सुविधाओं को ठीक कर सकता है। लेकिन हम चर्चा क्या करते हैं, ये नेता आएगा तो ब्राह्मण उधर जाएगा, वो जाएगा तो पासवान वहां जाएगा, वो जाएगा तो कुशवाहा उधर जाएगा। राजनीति का पूरा जो डोमेन है ये मिसप्लेस्ड है। मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये इसमें सुधार आ रही है। आपको ऐसा लगता है? किसमें सुधार आ रही है? जातीय वोट बैंक में। देखिए, मैंने पहले ही कहा, एक समाजशास्त्र का छात्र होने के नाते हम लोग ये जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन कभी रातों रात नहीं आते। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो सबसे स्लो पेस में चलता है। तो जाहिर है कि अभी बीते 2-3 दशकों में आर्थिक उदारीकरण के दौर में जिस प्रकार से इकोनॉमिक कारणों से लोगों का माइग्रेशन हुआ है, जिसको लोग, उसका एक निगेटिव पहलू पलायन भी है, लेकिन वो एक अलग ही इशू है। लेकिन पूरे विश्व में जिस प्रकार से लोग आन जान कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है। आज गांव में हर घर का बच्चा कोई पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए बाहर जाता है, फिर लौटता है। इस बीच जो उसके इंटरेक्शन हुए, एक्सपोजर हुआ, इन सब कारणों से और बदलते समय में शिक्षा जिस प्रकार से बढ़ रही है, आज जिस प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से नौजवान हो, महिला हो जुड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि थोड़ा फर्क और सुगबुगाहट तो आया है। लेकिन अभी मैंने जैसा बताया, एक लंबा समय लेगा, आने वाले कम से कम 2 से 3 दशक और जाति आधारित वोटिंग को खत्म तो फिर भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा कमजोर करेगा। 2010 में आपने राजनीति में कदम रखा, क्या मैं सही हूँ? आपने उस समय सुशासन सरकार पे बहुत ज्यादा हमलावर, आपने बहुत ज्यादा कमेंट किया था कि करप्शन को लेके ब्लॉक लेवल पे काम नहीं हो पा रही है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स फाइल नहीं हो रही है, लोगों को बार-बार। इंडिया में क्या है, ये पूरे इंडिया का कहानी है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार में ज्यादा है। हमारे जो उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में GRMs, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो जो जनता का ग्रीवांस रिड्रेसल एवेन्यूज है, वो यदि ससमय फंक्शन करे तो शायद किसी आदमी को किसी विधायक और सांसद के यहाँ पैरवी के लिए नहीं जाना पड़े। पैरवी के लिए क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उसका काम नॉर्मल चैनल से जब नहीं होता है तो पैरवी शुरू हो जाती है। इसके इतर जो सरकारी स्तर पर खुदरा भ्रष्टाचार में इसको नाम देता हूं, है ना, कि ये काम के इतने रुपए, ये काम के इतने रुपए,
कोर्ट में जल्दी तारीख लेना है तो पेशकार को 100 रुपए, थोड़ा और जल्दी लेना है तो 200 रुपए, तो ब्लॉक में कोई काम करना है, दाखिल खारिज होना है, या किसी भी प्रकार का जो जातीय आवासीय, तो छोटे छोटे काम, आम समाज के लोगों का दैनंदिन काम जो होता है, हर छोटे बड़े काम के लिए उसको थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ राशि देना पड़ता है। उसी प्रकार ये हायर लेवल पे चले जाइए, जब भी कोई रोड बनता है तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको लगभग 7-8% से 10% जो है वो इंजीनियर से लेकर के ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, और फिर कुछ पैसा वो अपने लगता है। तो करप्शन तो हर लेवल पर है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी को अपने फंड को चलाने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं। तो कई दफा मैं एकदम खुल्लम खुल्ला कहता हूं, ये सवाल लोगों को स्वयं से करना चाहिए कि पार्टियों के पास इतना पैसा कहां से आता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। सर, पार्टी कोई भी हो, आप अभी सरकार में हैं, आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो अभी पावर में है, डबल इंजन की सरकार है। आपको क्या लगता है कि ये करप्शन डिक्रीज हुआ है या बढ़ा है? किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए करप्शन समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार आई है उसमें एक लेवल ऑफ करप्शन तो जरूर घटा है, लेकिन वो करप्शन बहुत हायर एंड का है। पहले जो हुआ करता था ये 2G घोटाला, कोयला घोटाला, तो गवर्नमेंट के स्तर पर, मंत्रालयों के स्तर पर जो बड़े घोटाले थे, 10,000 करोड़ वाले, 1 लाख करोड़ वाले, 2 लाख करोड़ वाले, उस करप्शन को नरेंद्र मोदी जी बांधने में सफल हो पाए हैं। लेकिन जो नीचे का रिटेल करप्शन का एक चेन बना हुआ है, कमीशन खोरी का जो कल्चर है, उसमें विधायक सांसद सब शामिल होते हैं। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, चाहे वो किसी पार्टी के विधायक हो, किसी पार्टी के सांसद हो, उनके कोष से जब कोई सड़क बनती है, जब उनके ऐच्छिक कोष से कोई नाले का निर्माण होता है, जाहिर बात है उसका एक सर्टेन कट जैसे इंजीनियर और ओवरसियर को जाता है, तो विधायक सांसद भी अपने एजेंट्स के माध्यम से उसकी उगाही करवाते हैं। आपने कहा कि पहले को लोकेशन स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये सब हुए, तो आप उसको राजनीति के तौर पर थे। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बात करना चाहता हूँ। उसमें तो स्पष्ट सरकार का पर्दाफाश हुआ था। मैंने क्या कहा आपको, सरकार किसी की आए, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमारे पार्टी की सरकार आई तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। सरकार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ करप्शन खत्म हुआ है। उसका ये मतलब नहीं है कि देश से हर स्तर के करप्शन का लेवल खत्म हो गया, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। बेटर गवर्नेंस, उसको आप कैसे समझ सकते हैं? उसमें कैसे परिवर्तन हम ला सकते हैं? ये सुंदर सवाल है। देखिए, मेरे लिए सुशासन, इसको बेटर गवर्नेंस कहते हैं, उसी को हिंदी में सुशासन कहते हैं। सुशासन का सबसे आसान परिभाषा, सुलभ परिभाषा क्या है कि जो मजदूर खेत में काम कर रहा है, उस मजदूर को यदि जातीय आवासीय प्रमाण पत्र अथवा उसको आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, तो सुशासन सही मायने में तब माना जाएगा जब उस मजदूर को कम से कम दूरी तय करके, कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में उसका कार्य संपन्न हो जाए। बात समझ गए? जी सर। उसी प्रकार की मजदूर को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि वो समाज के निम्न अंतिम हाशिए का व्यक्ति है। तो इस हाशिए पर बैठे इंसान का काम जिस दिन इतनी आसानी से होगा, जाहिर सी बात है उसके पहले की चीजें संपन्न हो चुकी होंगी। और उसमें कुछ नहीं है, पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे नेता चाहते नहीं है कि सिस्टम ठीक हो, क्योंकि उनको मालूम है कि सिस्टम के खराब होने पर ही उनकी जो है, उनका जो है शान शौकत बना हुआ है, उनके यहाँ दरबार लगता है, उनके यहाँ लोग गिड़गिड़ाते हुए आते हैं, हमारा ये काम, जबकि काम इतना सा होगा, लेकिन नेता चाहते नहीं है। आप कैसे देखते हैं राजनीति को? अभी तो राजनीति ऐसे हो गई है जैसे 5 गाड़ियों का काफिला चल रहा हो, पर्सनल गनमैन्स हैं। समय के साथ ये सब समाप्त होगा, इस विषय में मेरा आत्मविश्वास है। हुआ क्या है, देखिए, हर पंचवर्षीय में, हर 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो गौर करिए क्या होता है। हर 5 साल में जो बच्चा 13 से 18 होता है, वो भी आज के इस इंटरनेट युग में, वो पहले के नौजवान से, पहले के मतदाता से ज्यादा महत्वाकांक्षी है, ज्यादा अधैर्य है, ज्यादा कॉन्शियस है, उसको चीजों की जानकारी ज्यादा है, उसकी हित भी ज्यादा है, फैक्चर भी ज्यादा है। तो इस तरह के जो मतदाताओं का हर पंचवर्षीय में अपग्रेडेशन होता रहेगा, तो आप पाएंगे कि उसी रीत से इतिहास गवाह है, जब जब चीजें खराब होती हैं चरम पर, तो एक आंदोलन होता है और लोग उसका विरोध करना शुरू करते हैं।
और अभी भी आप देखेंगे, पहले गांव समाज में कोई नेता आते थे तो याद करिए कितने लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हुए चले जाते हाँ, थे। आज आप देखिएगा कि किसी भी नेता के आने पर उनके जो फौजदारी टाइप वाले एजेंट्स हैं हाँ, वो, अथवा कुछ लोग जिनको आम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को कि कौन आया कौन गया, जब तक कि उसके दरवाजे कोई नहीं आता है। तो ये अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। किसी भी गांव समाज में आज कोई भी नेता या कोई भी उसका जो कार्यकर्ता है किसी को डरा धमका नहीं सकता है। थोड़ा बहुत डरता कौन है? वो डरता है जिसको कुछ काम निकालना है, जिसको एक ठेका चाहिए होता है, एक रोड बनवाना होता है, वो डरता है। एक आम आवाम में किसी को अब देखिएगा, तो परिवर्तन तो ऑलरेडी पहले से आ चुका है। अब इसको देखिए, मैंने जैसा बोला हमेशा नोट करिएगा, इतिहास गवाह है सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन धीरे धीरे एक के बाद एक बिल्डअप करता है। इस देश में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, 190 साल लगा था तब जाकर के देश आजाद हुआ था, है ना। उसी प्रकार से 10-10, 20-20 साल पर इस देश में नई नई चीजें आती हैं। 1990 में आर्थिक उदारीकरण आया, आज देखिए पूरे देश का इकोनॉमिक सिस्टम एक अलग रूप में है। समाज पूरे सिस्टम को समय समय पर खुद ही ठीक करता रहता है। आपने ग्लोबलाइजेशन की बात की जिसके कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। मैं ये जानना चाहूंगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए जिसके कारण इंडिया बहुत आगे बढ़ा, इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? मैं कभी भी अर्थशास्त्र को आंकड़ों के आईने में नहीं देखता हूँ। खास करके यदि आप मेरी राय लेंगे तो मैं तो गांव में रहता हूँ, मेरी आंखों को जो दिखता है आंकड़े वहीं से मैं चुनता हूँ। किसी भी सरकार में एक बात याद रखिएगा, सरकार किसी भी पार्टी किसी भी गठबंधन के हो, कम से कम 1/3 से 1/4 आंकड़े मिसलीडिंग होते हैं, इसलिए उन आंकड़ों पर भरोसा मैं नहीं करता। ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, है ना। आंकड़ों उसका एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है ना। आप देखिए, राजनीति कोई हवा में उड़ती हुई चिड़िया नहीं है। राजनीति में इन्वेस्टर्स आते हैं, उन इन्वेस्टर्स के ही अखबार हैं, उन इन्वेस्टर्स के ही टीवी चैनल भी हैं। हर टीवी चैनल के पीछे एक बिजनेसमैन है, हर अखबार के पीछे एक बिजनेसमैन है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी खबर और ऐसे आंकड़े ही प्रकाशित किए जाएंगे जो इन पूरे के इकोसिस्टम को साथ लेकर चल सके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि उनका प्रेस पे या फिर मीडिया पे ज्यादा कंट्रोल है, मेन स्ट्रीम मीडिया की। मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। देखिए, या सिंपल सी एक, जहां मुझे अपने पार्टी या किसी पार्टी के बारे में जनरल बातें करनी थी मैंने खुलकर बोला है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात होती है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। किसी पंचायत का जब कोई मुखिया होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है, विपक्ष में एक व्यक्ति होता है, उसको उस समय की सत्ता की हर चीज खराब लगती है। बहुत अच्छे से आपने समझाया इस चीज को। अब मैं बात करना चाहूंगा बिहार में पलायन, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? इसका बयान बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में मैं आपकी बात को रख दूं तो बिहार में, और उसमें सभी सरकारें फेल हुई है, चाहे वो बिहार की मौजूदा सरकार भी फेल हुई है। कैसे फेल हुई है? हमने बिहार में सबसे पहले जो 1990 के बाद का समय है, उसके पहले की भी लंबी कहानी है पलायन को लेकर के, और पलायन की भूमिका कैसे बनी उसके पहले, लेकिन खास करके 90 से लेकर के 2005-2010 तक भी देखे मोटा मोटी तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर पूरे बिहार में सामाजिक समावेशन की राजनीति चल रही थी। यानी कि सीना चौड़ा कैसे हो, चाहे चरवाहा विद्यालय ही क्यों न चले, सीना चौड़ा कैसे रहे, चाहे हमें गड्ढे में ही क्यों न चलना पड़े, चाहे 50 तरह की दिक्कतें ही क्यों न सहना पड़े। वह भी एक तरह से, हालांकि मैं उस विकास को भी एक तरह से विकास मानता हूं, क्योंकि उस काल का, उस बुरे काल का सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो गैर सवर्ण आबादी थी, जो गैर सवर्ण नेतृत्व था, उसको आवाज मिल गई। उस राज का, जिस राज को हम जंगल राज कहते हैं, उस राज में भी कुछ अच्छा हुआ। और सबसे अच्छी बात यही हुई कि गैर सवर्ण जो नेतृत्व था, सामाजिक वर्ग था, उसकी राजनीति में सहभागिता बढ़ाने में उस राज की भूमिका रही है। लेकिन इस काल में सब कुछ के होते हुए एक जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर था वो पूर्णतः इग्नोर हुआ, और वो था इंडस्ट्री। आप यदि उद्योग पर फोकस करते तो उद्योग पर पूरे बिहार में इतनी संभावनाएं, खास करके कृषि आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की जो संभावना है
जो डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज की संभावना है, जो मत्स्य आधारित इंडस्ट्रीज की संभावना है, इस पर किसी सरकार ने फोकस नहीं किया और नतीजा क्या हुआ, यहाँ काम करने के अवसर ही घट गए। तो उसमें शिक्षित और शिक्षित सभी तरह के लोगों का एक भारी मात्रा में पलायन यहाँ से हुआ है, जो अत्यंत दर्दनाक है और दुखदाई है। आप इस समस्या को सुधारने के लिए कैसे समझते हैं? अभी मैंने बताया आपको, इसमें अभी सबसे पहले 2-3 चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो कर्नाटका में, हरियाणा में और दिल्ली में पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ भी कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं। आखिर इसको सुचारू करने पर लोग काम क्यों नहीं करते हैं? एक ये नौजवान जो पढ़ने लिखने बाहर जाते हैं, इसमें आपको जो पढ़ने लिखने बाहर जाते हैं। दूसरा, जो अशिक्षित मानव संसाधन है, मजदूर। तो मजदूर को यदि बिहार में काम मिलने लग जाए तो मजदूर एक बड़ी संख्या में बिहार के बाहर न जाकर बिहार में रहना पसंद करेंगे। और उसके अलावा जो एक मिडिल क्लास है, जो जॉब्स के लिए या फिर बेहतर आर्थिक उद्यम के लिए बाहर जाता है, उसके माहौल यदि हम यहाँ खड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है पलायन मजबूरी में नहीं होगा। देखिए, 2 चीजें होती है। एक होता है कि हम सक्षम हैं और अपनी इच्छा से जा रहे हैं, एक होता है हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी वाला पलायन खतरनाक है। मैं ज्यादातर ये देखता हूँ कि यहाँ मजबूरी वाला ही पलायन है। आपने शिक्षा की बात की, मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन अभी भी नहीं है। नहीं, शिक्षा को लेकर के सरकार में काफी जागरूकता आई है और सरकार लगातार पिछले 15-20 वर्षों में एडुकेशन और उसके डाइवर्सिफिकेशन, टेक्निकल एडुकेशन, मेडिकल एडुकेशन, इस पर सरकार ने काफी फोकस अभी किया है। लेकिन थोड़ा देर से सरकार की आंख खुल रही है और बिहार जिस प्रकार से एक तरह से कहिए कि शुरुआत ही उसका इतना गड़बड़ रहा, उसको ठीक कर पाना बड़ा कठिन काम था। और उस नाते एडुकेशन सेक्टर में चाहे सबसे बड़ी उपलब्धि लड़कियों का जो घर से बाहर आना हुआ है, उसमें हम नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत सम्मान का एहसास करते हैं। आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली कन्या उत्थान योजना, आप शुरुआत छोटी से बातों से शुरुआत करिए। चाहे वो साइकिल पोशाक की शुरुआत थी जो लड़कियों को घर से बाहर ला रहा था। महिलाओं की यदि आप बात करिएगा ओवरऑल, तो पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षण, पुलिस विभाग में 35% का आरक्षण, शिक्षा विभाग में आरक्षण, आशा बहुओं के रूप में, आंगनवाड़ी सेविकाओं के रूप में, सहायिकाओं के रूप में, विकास मित्रों के रूप में, जीविका दीदियों के रूप में, जिस प्रकार से नीतीश जी ने, इसलिए मैं इस पॉइंट पर आकर के मेरा नीतीश जी के प्रति बहुत सम्मान है। जन भागीदारी में महिलाओं का योगदान अभी भी कम है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, क्रांतिकारी रूप से ज्यादा है। इस बात में मैं सहमत हूँ। आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण इच्छाएं क्या है? इच्छा में बहुत वेग क्वेश्चन। इच्छा इन द सेंस की राजनीतिक में, देखिए, राजनीति तो मेरे लिए मैंने बताया पैशन है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई करियर नहीं है। मेरे लिए रोजगार क्या, मैं खेती से कमाता हूँ, मैं खेती से अपना घर चलाता हूँ, मैं कोई वेतन नहीं पाता किसी से। तो उस नाते जो सबसे बड़ी आंतरिक में लोगों की आवाज को रखने का अवसर मिले और उस माध्यम से बिहार की सेवा करने का अवसर मिले, पूरी संभावना है कि मैं 2025 की विधानसभा चुनाव को कंटेस्ट करूंगा। अपने तैयारियों के बारे में कुछ अगर बता दें। देखिए, तैयारी तो वो करता है ना जो चुनाव की तैयारी कर रहा है। हम तो बीते 15 साल से कोई दिन नहीं बीता होगा जब हम 5 गांव नहीं गए हों। लोक सेवा का स्वभाव है आपका, तो वो स्वभाव है, वो स्वभाव ही जो स्वाभाविक होगा वही अस्थायी होगा। अभिनय अस्थायी थोड़े होता है। अभिनय अस्थायी नहीं है लोगों को, लेकिन अभिनय ही ज्यादा पसंद आ रहा है अभी। ठीक है, थोड़े बहुत लोग हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं, ये कहना मुनासिब नहीं है कि लोगों को अभिनय सिर्फ पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक सेगमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो मैच्योरिटी थोड़े समय के बाद आ जाती है, जब वो फर्क कर पाते हैं कौन अभिनय कर रहा है और कौन नेचुरल है। मेरा अगला सवाल होगा फार्मिंग को लेकर। आप किसान हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या क्या समस्याएं बेसिकली रहती हैं किसानों की? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ वो है कि हमारे लैंड जो है, बहुत ज्यादातर किसानों की बात कर रहा हूँ, लैंड का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे टुकड़े बहुत ज्यादा है। उस नाते भी खेती बाड़ी को एक सही रंग रूप दे पाना मुश्किल है। एक दूसरा, उचित समय पर उचित बीज उचित मूल्य पर मिलना, बीज से बाजार तक की दिक्कतें आती हैं, बता रहा हूं।
तो बीज से शुरुआत यदि करेंगे तो एक तो मौसम का जो असर होता है वो है ही है, और मौसम के बेरुखी की स्थिति में किसानों के लिए जो मुआवजा या बीमा की व्यवस्था है वो बहुत मिनिमल है, एक तरह से अक्षत है। उसी प्रकार जब किसान अपनी फसल को उपजा लेता है, सरकार एमएसपी की बात करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करती है, लेकिन जब उसका फसल तैयार होता है सरकारी एजेंसियां बहुत कम देखी जाती हैं कि सही समय पर सही मूल्य पर उसका सामान ले जाए। उसके इतर जो यहाँ पर साग सब्जी फल फूल कंदमूल के किसान हैं उनकी जीवन थोड़ा और कठिन हो जाता है, मार्केट फ्लक्चुएशन इतने हाई है। अभी आपने देखा आज से 1.5 महीने पहले गोभी 40, 60, 80 चल रहा था, और अभी 1 रुपया किलो भी गोभी बिकने को तैयार नहीं हो रहा। उसी प्रकार तमाम तरह के जो प्रोडक्शन है किसानों के, उसको इजी के साथ साथ सेटिस्फैक्टरी मार्केट मिल पाना, एक प्रॉफिटेबल मार्केट मिल पाना, ये नहीं हो रहा किसानों के साथ। ये तमाम समस्याएं हैं। कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग के लिए अभी बहुत तरह की, मतलब इतनी बातें हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें मैं समझा देता हूं। एक जैसे हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में है कि खेत को जब 8 बार नहीं जोतेंगे तब तक उपज अच्छा नहीं होगा, जबकि अभी सरकार जीरो टिलेज फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। जीरो टिलेज का मतलब ही होता है कि टिलेज नहीं करना है, उससे जमीन भी बहुत खराब होता है और आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। कॉस्ट की कटिंग आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, कृषि को समझकर करने की चलन अभी हमारे यहाँ नहीं है। समझकर यदि करें, प्लान करके करें, यदि 50 चीजों का मार्केट से मिलान करके करें, तारतम्य बनाकर करें, तो शायद आप का जो प्रोडक्ट होगा वो इजीली आप बेच पाएंगे और प्रॉफिट भी इसमें अच्छा आपको आएगा। तीसरा, जो किसान को लेकर के कॉस्ट एफिशिएंसी की बात आ रही है, अब उसको आवश्यक रूप से टेक्नोलॉजी जो किसानी में आया है, मैकेनाइजेशन जो आया है, उसको हर हाल में अपनाना पड़ेगा। उसको जैसे मेरे खेतों में इरिगेशन में आना पड़ेगा। जहां छोटे छोटे प्लॉट्स है मान लीजिए, तो सरकार ने अभी सुविधा दी है कि आप 5-10 किसान मिलके भी आप उसके लिए खा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इवन अदरवाइज आने वाले समय में मैनुअल लेबर लगातार घटेंगे, और ये सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी बात है। कोई मजदूर ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा मजदूर बने। आज जो सबसे सर्वहारा वर्ग है वो भी अपने बच्चे को चाहता है कि छोटा मोटा वो काम करे, लेकिन मैनुअल लेबर से बचे। इस अच्छी सामाजिक सच्चाई को खेती करने वालों को समझना होगा, स्वीकार करना होगा। रघुराम जी राजन, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उनकी बातों को कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि हमें एग्रीकल्चर से अपलिफ्ट करना है लोगों को। आप इसे सहमत हैं? सवाल को दोहराइए, आपका सवाल क्लियर। अपलिफ्ट करने का क्या मतलब? इस सेक्टर से हम दूसरे सेक्टर्स में लोगों को ले जाए। नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, एग्रीकल्चर में अपलिफ्टमेंट का मतलब यही होता है जिसको कई सरकार, जैसे मान लीजिए आज की केंद्र सरकार क्या कहती है, हम किसानों की आय को दुगुना करेंगे, और उस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी सरकार करती है। तो उसी प्रकार से अपलिफ्ट का मतलब यही होता है कि जो किसान हैं उनको बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर सीड्स, बेहतर नॉलेज और बेहतर सपोर्ट के जरिए कैसे उनके हम इनकम को बढ़ा सकें ताकि उनका ओवरऑल उत्थान हो सके। नो सर, माफ कीजिए, अपलिफ्टमेंट मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था कि इस सेक्टर से लोगों को निकाल के दूसरे सेक्टर्स में, सर्विस सेक्टर्स में डालने के लिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूं इस बात पर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। पूरे विश्व में लोग किसानी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोई इकोनॉमिस्ट इतनी बड़ी बात क्यों कहेगा कि हम वहां से हटा देना चाहते हैं? फिर उसको करेगा कौन? फिर लोग खाएंगे क्या? टबैको फार्मिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है। सरकार ने कुछ समय के लिए बंद किया था, फिर अपलिफ्ट कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये टबैको फार्मिंग सही है? पहली बात कि टोबैको फार्मिंग बिहार के बहुत ही सीमित हिस्सों में है, जिसमें समस्तीपुर एक प्रमुख जिला है। और समस्तीपुर में भी जो समस्तीपुर का सदर्न ब्लॉक्स है, रंजन जहां आप बैठे हैं, सर्वाधिक फेमस है इसके बाद इस चीज के लिए। टोबैको हर हाल में एक इंजूरियस चीज है, उसके मेडिसिनल पर्पसेस भी होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि टोबैको का यूज लोग किस चीज के लिए ज्यादा करते हैं।
बावजूद इसके अभी सरकार ने टोबैको की जगह पर, और हम लोगों ने भी टोबैको की जगह पर ऑल्टरनेट क्रॉप्स के रूप में, जैसे हमने केला अपनाया और G9 केला कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को अब ये समझ में आने लग गया है कि टोबैको फार्मिंग ओवरऑल तो स्वास्थ्य के लिए खराब है ही है, समाज के लिए तो खराब है ही है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है। टोबैको में इतने रिस्क है और एक छोटा सा बीमारी उस पूरे खर्चे को नाश कर देता है। तो किसान भी धीरे धीरे टोबैको की जगह पर अब हॉर्टिकल्चर में आ रहे हैं। केला, नींबू, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, साग सब्जियों की खेती की ओर किसान स्वयं भी बढ़ रहे हैं। टोबैको की खेती सालों साल आप मार करिएगा, उसकी मात्रा घट रही है। आपको लगता है कि लोगों को अब हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव करना चाहिए? लगता क्या है, हो करना ही चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। तो समस्या ये आ रही है कि लोग यहाँ ज्यादातर शिक्षित नहीं है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि उनके क्रॉप में कोई भी वायरस, फंजाई वगैरह आ जाए। तो नहीं, सरकार भी समय समय पर अपने किसान सलाहकार के माध्यम से, बहुत सारे प्रखंड पदाधिकारियों के माध्यम से अवेयरनेस का टाइम टू टाइम कैंप लगाती है। और शिक्षित का जहां तक सवाल है कि उसके लिए साक्षरता से ज्यादा अनुभव की आवश्यकता है। हमारा जो खेती बाड़ी का मैनेजर है बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बहुत अच्छा किसान है, क्योंकि उसको पता है कि मिट्टी छू के वो बता देगा कि इसमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। तो शिक्षा का एक एंगल वो भी है। वो शिक्षा मेरे पास नहीं, उसके पास है ना। अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं यहाँ इस चीज के एम्प्लॉयमेंट के? एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बहुत सारी चीजें यहाँ मैं स्पेशली सरायरंजन की बात करूंगा। सरायरंजन में देखिए, अभी तो सबसे पहले एकदम फोकस बात यदि आप करें तो सरायरंजन में यदि आप बरुणा रसलपुर से शुरू करेंगे, जो नून नदी का जो रिवर बेड है, इधर जमुआरी का रिवर बेड है, इन सारे रिवर बेड्स को ठीक से यदि हम उसका गाद मुक्त कराते हुए इसमें यदि पानी सालों भर रहे, एक तो सबसे बड़ी चीज है फिशिंग, मत्स्य अनएक्सप्लोर्ड है। और मत्स्य की संभावना, मत्स्य पालन की संभावना सरायरंजन क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जितने भी चौर के लो लैंड्स हैं वो मत्स्य पालन के लिए एकदम उपयुक्त है, लेकिन उसको ठीक से सपोर्ट सिस्टम ने गवर्नमेंट का नहीं मिल पा रहा है। यदि उसको मिले समर्थन, एक समय में ऐसा हुआ सजदापुर में जो है लगभग 54-55 तालाब एक जगह है, कलेक्टिव फार्मिंग है, लेकिन जिस जोश से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस जोश के साथ वो आगे नहीं बढ़ा। वो तो वहां के किसानों ने आज उसको जिंदा रखा हुआ है, तो लोग डिस्करेज्ड हो गए। अदरवाइज फिशिंग एक सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, एग्रो बेस्ड जो लघु उद्योग है उसके सरायरंजन में बहुत ज्यादा स्कोप है, उस पर फोकस करना चाहिए। तीसरा, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की यदि आप बात करें तो यहाँ पर हम रिलीजियस टूरिज्म की भी कल्पना कर सकते हैं। आज विद्यापति महोत्सव को तो राजकीय महोत्सव का दर्जा मिल गया, लेकिन वहां पर हमने उस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जिससे वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन सके, जहां मिथिला के सुप्रसिद्ध हमारे कवि विद्यापति के पूरे जीवन क्रम को लेकर के वहां एक म्यूजियम बनता, उस तरह से कुछ वहां पर प्रोजेक्ट बनता कि लोगों का आवागमन होता। आपको नरघोगी में देख लीजिए, इस नरघोगी ठाकुरवाड़ी के जमीन पर आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी इतनी अच्छी संस्थाएं खड़ी हुई, अच्छी बात है, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। किंतु उस ठाकुरवाड़ी पर कोई फोकस नहीं है, जो कि 15वीं सदी का ठाकुरवाड़ी है। उसको यदि हम लोग डेवलप अच्छे से करा सकते, वहां प्रॉपर झूला होता, कुछ वहां भी एक म्यूजियम हो सकता था, उसके बारे में जानकारी होती तो उस बहाने। और इस तरीके से जगह 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 आप देखिए, बगल में आपके खुदनेश्वर स्थान है, कितना ज्यादा लोग वहां जाते हैं। इधर पीछे आपके पहाड़ है, ठीक सरायरंजन से सटे हुए, एक गुप्तकालीन वहां पर अवशेष मिले, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इन सब चीजों पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। पॉलिटिकल विल की बहुत आवश्यकता है। आपने पॉलिटिकल विल की बात की, आपको नहीं लगता कि सरकार ऐसा करना नहीं चाहती या सरकार ऐसा होने नहीं दे रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार स्टीरियोटाइप्ड है। मैं फिर हमेशा इस विषय में मैं बेबाक बोलता हूं, मुझे कोई इस बात पर संकोच नहीं होता है। सरकार एक बने बनाए फ्रेमवर्क में ही बातों को सोचती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की आवश्यकता है।
सरकार देख रही है कि हमारे नौजवान पलायन कर रहे हैं, सरकार देख रही है कि हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे टैलेंट बाहर जा रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर सोच कर उस पर कदम लेने के लिए तैयार नहीं है। सड़क नाले तो हर गवर्नमेंट में बनते हैं और बनते ही रहेंगे, चाहे सरकार किसी को, जहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतता है वहां भी सड़क नाले बनकर तैयार हो जाते हैं। वैसे वो बेसिक इम्यूनिटीज हैं तो वो तो हमेशा बनते ही रहेंगे, समझे कि नहीं। आज पूरे बिहार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, बन रहे हैं या प्रस्तावित हैं। ये अच्छा स्टेप है सरकार का, लेकिन लोगों के दैनंदिन जीवन में खुशहाली लाने के लिए डे टू डे लाइफ में खुशहाली तब आएगी जब छोटे छोटे रोजगार के अवसर आएंगे, छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित होंगे, लोग काम में व्यस्त होंगे, लोग पेड़ के नीचे ताश खेलने की जगह कहीं काम में लगे हुए दिखाई पड़ेंगे, तो खुशियां ज्यादा आएंगी। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक प्रॉस्पेरस समृद्धि जो होती है वो बिहार को कैसे प्राप्त होगा? देखिए, मैंने कहा है और फिर कह रहा हूं, हमें विकास का एक बहुत बड़ा होलिस्टिक, मतलब समग्र ढांचा, अभी क्या है हम टुकड़ों में सोचते हैं, ये विभाग ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जो है बिहार के अंदर नहीं है। यदि उदाहरण के लिए, तो क्या आपने बिहार की बात अभी कह दी, अभी इस समय संजोग देखिए, आदरणीय गिरिराज सिंह हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, मांझी जी लघु उद्योग एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, केंद्र में है, आदरणीय चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट के मंत्री हैं, आप नीतीश मिश्रा जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति इंडस्ट्रीज और पर्यटन मंत्री हैं। यदि ये 4-5 मंत्री आपस में मिल जाए, राजभूषण निषाद जल शक्ति मंत्रालय में है ना, नित्यानंद राय दूसरी बार गृह राज्य मंत्री हैं, ये 5-6 लोगों को यदि हम जोड़ दें और इनके डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक करके देखें, तो बिहार के लिए सबसे स्वर्णिम अवसर था, सबसे बेहतरीन समय था जब बिहार में हम उद्योग और लघु उद्योग का पूरा जाल बिछाने की योजना बना सकते थे। आपकी कभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है? हाँ, बहुत पहले हुई थी, 2013 में हुई थी। कैसा रहा वो मुलाकात? संक्षिप्त परिचयात्मक मुलाकात थी और 2-3 चुनावी मंचों पर है, बस प्रणाम पाती का रिश्ता है, ऐसे कभी बैठकर लंबी बातचीत हमारे उनसे कभी नहीं। अगर हो ऐसा तो आप उनको क्या प्रोस्पेक्ट करना चाहेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार? नहीं, मैं तो अभी यदि बात होगी तो मैं 2 ही 3 चीजों की बात किसी भी नेता से आजकल करता हूँ, जो कि आपने अभी कहा। मैं एडुकेशन की बात करता हूँ, मैं हेल्थ सिस्टम की बात करता हूँ, और सर्वाधिक इंपॉर्टेंस मैं करता हूँ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज। अभी पूरा फोकस, मेजर फोकस उद्योग को होना चाहिए। एक उद्योग पर फोकस होगा तो बिहार की अन्य चीजें, क्योंकि देखिए जैसे आप उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग ऐसे हवा में चलेगा नहीं। उद्योग की जैसे ही बात करेंगे तो आपको बिजली का सिस्टम बहुत ज्यादा दुरुस्त करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक। आपको लैंड एक्विजिशन रूल्स एंड लॉज को टाइट करना पड़ेगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। तो एक विषय को पकड़ेंगे, अन्य विषय देखिए अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। पलायन की समस्या एड्रेस होनी शुरू हो जाती है। ये इंटरकनेक्टेड है, हर चीज दुनिया में इंटरकनेक्टेड है ना। आपका उंगली पकड़ के छुट्टी काट देंगे तो आप ऐसे थोड़े बैठे रहिएगा, मुंह अलग थोड़ी हो जाएगा आपका, है ना। हस्बेंड्री अभी लगभग किसानों के एक गाय होती है, लेकिन हमारे जिला में ही नहीं एक भी पशु अस्पताल है। नहीं, पशु अस्पताल तो है जो कि फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल है, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी वहां कमियां होंगी। पशु अस्पताल जिला स्तर पर भी है, अनुमंडल स्तर पर भी है, और कई जगह ब्लॉक के अंदरूनी हिस्से में कहीं कहीं पशुओं के अस्पताल हैं। आपने देखा कि कैसे हमारे साथ श्री रंजीत निर्गुणी जी थे, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत, राजनीतिक और विशेष सभी विषयों पर प्रकाश डाला, समझाया कैसे इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों को भी समझाया लोगों को। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। इन्हें राजनीतिक जीवन में और आगे बढ़ने की कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।